नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 30 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में यानी कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा, यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है। राइट आंसर था विकल्प नंबर ए, यानी कि बक्सर। ठीक है, बक्सर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बिहार वाले मैप को जब आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 38 जिलों में से ये बक्सर की स्थिति दिखेगी। आप सभी को मालूम है कि बिहार में 38 जिले हैं और इन 38 जिलों में से बक्सर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, बक्सर से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी आपको ध्यान रखना चाहिए। बक्सर में ही एक स्थान है चौसा, जहाँ से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी कहाँ पर छोड़ती है, तो कटिहार जिले में एक स्थान है मनिहारी, यहाँ पर गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को छोड़ देती है। एक पॉइंट और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बिहार के कितने जिलों को कवर करता है या फिर कितने जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो कुल मिला के 12 जिले हैं। इन जिलों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा: बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ये कुल मिला के 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी इन 12 जिलों से होकर गुजरती है। अच्छा, बिहार से जुड़ी हुई कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। कुछ अपडेट यहाँ पर आपको दे दूँ, ये तो बेसिक से पॉइंट है, लेकिन कुछ नई अपडेट यह है कि रिसेंटली 2024 में 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस अवसर पर अगर हम बिहार दिवस के थीम की बात करें तो इस साल 2024 में कोई भी राजकीय स्तर पर त्यौहार या फिर महोत्सव आयोजित नहीं हुआ था, जिस वजह से इसका कोई भी निर्धारित थीम देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2010 में नीतीश कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। अच्छा, बिहार कब अस्तित्व में आया, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को बिहार अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये तमाम बातें ध्यान रखिए। अच्छा, एक और अपडेट यहाँ पर आपको दे दूं कि राज्य के जो पक्षी ये है गौरैया। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 2020 नहीं बल्कि 2024 में जो इसका निर्धारित थीम यानी कि इस वर्ष गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। अच्छा, इससे पिछला जो आपको ध्यान रखना है, इससे पिछला जो इसका थीम था वो था आई लव स्पैरो। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली अगर हम बात करें 11 नवंबर से लेकर जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप महिला वर्ग यहाँ पर राजगीर खेल अकादमी जो नया परिसर बना है वहाँ पर जो होने वाला है, इसका जो शुभंकर निर्धारित है वो आपको ध्यान रखना है। गौरैया से प्रेरित होकर ही इसका शुभंकर रखा गया गुड़िया। ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये कोना में जो आपको दिख रहा है 2 स्वास्तिक के बीच में ये बोधि वृक्ष है। जब भी आपको इस तरह का सिंबल दिखे तो ये समझिए कि बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। प्रश्न अराइज हो सकते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बहुत सारे विकल्प आपको दिखेंगे। जो विकल्प में 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष लिखा होगा, सटीक आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक अपने नाम किया है। देखिए, अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो ये इसका 24वां संस्करण है और इस प्रतियोगिता में बिहार ने 6 पदक अपने नाम किया। केवल 2 एथलीट ने या फिर 2 पैरा तैराक ने यहाँ पर पदक अपने नाम किया है, जो कि ओवरऑल पदकों की संख्या रही 6। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको जानकारी दे दूं कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 19 से लेकर 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में किया गया। ये ध्यान रखिए, एक तो डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण है और ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो गोवा में। अच्छा, इस चैंपियनशिप में बिहार के 12 एथलीट शामिल थे और बिहार को कुल 5 नहीं बल्कि 6 पदक हासिल हुआ।
आप लोग यहाँ पर इसको सुधार कर लेंगे। बिहार को 6 पदक मिला, जिसमें कि मधुबनी बिहार के शम्स आलम ने व्यक्तिगत SM5 श्रेणी में 1 स्वर्ण पदक और 100 मीटर फ्री स्टाइल में 1 रजत पदक और 100 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक अपने नाम किया। और इसके अतिरिक्त बिहार के ही मोहित कुमार ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। तो इसके साथ ही पदकों की संख्या 3 और 3 ये हो गई 6। तो कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में बिहार ने 6 पदक अपने नाम किया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपको ये भी बतला दूं कि इस प्रतियोगिता में कर्नाटक जो है ये 392 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। यानी कि इस प्रतियोगिता का जो खिताब था, एक तरह से देखा जाए, जो प्रथम पायदान था वो कर्नाटक ने अपने नाम किया। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा तथा राजस्थान रहा तीसरे स्थान पर। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, इस चैंपियनशिप में 518 तैराक पूरे भारत से शामिल हुए थे, जिनमें 360 पुरुष और 158 महिलाएं शामिल थे। फिलहाल इस प्रश्न से इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आती है, तमाम चीज़ों को ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला दूसरा प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों के पर्यटन स्थलों को की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी। जो घोषणा अभी हाल ही में भी है, बिहार के कितने जिलों के पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग होगी, तो राइट आंसर होगा बिहार के 12 जिलों की। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, इस समय तक जो बातें निकल कर आती है वो यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। जिन 12 जिलों की हम बात करें जहाँ के पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग जो होगी, इनमें पटना, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया, कैमूर और रोहतास इसमें शामिल हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये 12 जिले इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि इसके लिए पर्यटन निदेशालय बिहार सरकार ने मुंबई की एक एजेंसी को इसका जिम्मा दिया है और एजेंसी चिन्हित पर्यटक स्थल जाकर स्क्रिप्ट के मुताबिक फोटो और वीडियो ड्रोन से शूट करेगी। यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि जो पर्यटन स्थल हैं, जो चिन्हित पर्यटन स्थल होंगे इन 12 जिलों के, वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किया जाएगा, जिसे कि सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा ताकि उसे देखकर देश विदेश के पर्यटक आकर्षित हो सके बिहार की ओर। आपको मालूम होगा रिसेंटली एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को लेकर के, जो कि इसमें एक उद्देश्य यही है कि बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर जो खास करके निर्माता वगैरह हैं उनको आकर्षित करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए कि बिहार के जो पर्यटन स्थल हैं उनको एक अलग पहचान दिलाने के लिए, पूरी दुनिया में उसकी एक अलग पहचान, एक अलग छवि दिखाने के लिए इस तरह का पहल किया गया है। तो कुल मिला के 12 जिले ये शुरुआती चरण में चयनित हुए हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीज़ें हैं, खास करके बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कर रहे हैं। वो चीज़ों की जानकारी हम कई बार आपके साथ साझा कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी इस प्रश्न से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे कि आपके 70वीं बीपीएससी या फिर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको बता दूं 1400 प्रश्नों का हमने एक बेहतरीन टेस्ट आपके लिए एकदम फ्री में उपलब्ध कराया है। 70वीं बीपीएससी वाले टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाएंगे, आप वहाँ पर ये वाला आइकन पे क्लिक करके निःशुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे आप अपनी तैयारी को घर बैठे अच्छी तरीके से परख पाएंगे, आप जान पाएंगे कि तैयारी का स्तर क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो ये 1400 प्रश्न आपको दिखेगा ये सभी सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। तो इसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ये आप लोगों से अनुरोध है। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है या फिर पहली भारतीय महिला बनी है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि रेचल गुप्ता। डी नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बेटी रेचल गुप्ता ने थाईलैंड के बैंकॉक में हाल ही में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पंजाब की रहने वाली है यह रेचल गुप्ता और इस प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय बनी है। इस लिहाज से भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन्होंने फिलीपींस की क्रिस्टीन जूलियन ओपी याजा को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया, यानी कि ये यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही। ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की, इनकी ये दूसरे स्थान पर रही। अच्छा, उन्हें 2023 की विजेता रही लूसियाना फस्टर ने ताज पहनाकर सम्मानित किया, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इस प्रतियोगिता में 70 देशों की मॉडल ने हिस्सा लिया था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहाँ की रहने वाली, इनका नाम क्या है, जो खास करके ये प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी है।
तो ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, सौंदर्य प्रतियोगिता की बात हो रही है तो कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर अतिरिक्त देना चाहूँगा। आप लोगों को मालूम होगा जैसे कि मिस यूनिवर्स 2023 की हम बात करें तो ये सैनी से पालासियोस जो कि निकारागुआ की है, इन्हें सम्मानित किया गया या फिर ये इस उपलब्धि को हासिल की। जबकि मिस वर्ल्ड 2023 की बात करें तो चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्जुकोवा ने इस खिताब को अपने नाम किया। ये तो रही बात यहाँ पर मिस यूनिवर्स 2023 और मिस वर्ल्ड 2023 की बात। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम भारत के संदर्भ में मिस यूनिवर्स की बात करें तो आपको बता दूं कि भारत को अब तक 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। सबसे पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन को मिला, फिर 2000 में लारा दत्ता को, फिर 2021 में हरनाज संधू को। तो कुल मिला के 3 बार भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। अच्छा, इसके अतिरिक्त मिस वर्ल्ड का खिताब भारत को कुल मिला के 6 बार मिला है। भारत के अतिरिक्त एक और देश है वेनेजुएला जो कि सर्वाधिक 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। सबसे पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब 1966 में भारत के संदर्भ में देखें तो रीता फारिया को मिला था। उसके बाद क्रमशः ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर को दिया गया। इन सभी की तस्वीर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के मिस वर्ल्ड का खिताब भारत को 6 बार मिला है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अक्टूबर 2024 में हाल ही में लगातार कौन सी बार ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये लगातार दूसरा वर्ष है जब इन्हें यह सम्मान दिया गया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को हाल ही में 27 अक्टूबर को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट है। और ये कौन है? तो शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के मौजूदा व 25वें गवर्नर हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनसे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे दूं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि इसके अतिरिक्त 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए एसबीआई को यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के पुरस्कार से सम्मानित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये भी दे दूं कि शक्तिकांत दास के अलावा डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी केंद्रीय बैंकरों की A+ श्रेणी में रखा गया है। कुल मिला के 3 लोगों को इसमें रखा गया, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि उर्जित पटेल की जगह पर शक्तिकांत दास जो कि तमिलनाडु के हैं 11 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। देखिए, यहाँ पर ये आपको क्रम ध्यान रखना है, कौन से गवर्नर और किस तिथि को किनकी स्थान पर, ये चीज़ें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तमाम बातों को ध्यान यहाँ पर आप लोग रखेंगे। अच्छा, आरबीआई की चर्चा हुई है, आरबीआई के बारे में भी तमाम बातों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण सम्मान को लेकर ये जो सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम सम्मान को लेकर या फिर जो अवार्ड को लेकर हम ऑलरेडी आपको जानकारी दे चुके हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मेट आप देख रहे हैं, वो चार्ट यहाँ पर आपके समक्ष हमने शॉर्ट में रखा है, यानी कि सम्मान और ये किन्हें मिला, बस यहाँ पर ये जानकारी है। और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि एक प्रश्न ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, ये स्लाइड से एक प्रश्न बन चुका है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया। टाइम शेल्टर उनकी रचना है और ये प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम बातें ऑलरेडी तो डिस्क्रिप्शन के साथ हम आपको बतला ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह पर देखने से फायदा ये होता है कि चीज़ें आपका रिवाइज हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर ये भी आपको दिखेगा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 में शक्तिकांत दास को मिला था। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि खास करके जो महत्वपूर्ण सम्मान को लेकर हम आपको जानकारी देते हैं उन पर पैनी नज़र आप लोग रखिएगा, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बनती है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। आई थिंक शायद ये माइकल रोसेन वाला भी जो पेन पेंटर पुरस्कार 2023 है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर आरबीआई की बात हो रही है, आपको बतला दूं। देखिए, यहाँ पर आरबीआई को लेकर खास करके इसके स्थापना को लेकर, इसके हेडक्वार्टर को लेकर, ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। बेसिक्स जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट दे दूँ आपको कि अभी हाल ही में रिसेंटली 8 अगस्त 2024 को लगातार 9वीं बार यह रेपो रेट जो आरबीआई की तरफ से लगाया जाता है, ये 6.5 पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। अब ये रेपो रेट क्या होता है, यहाँ पर हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की जानकारी आपको दे दिया है। आई होप आप सभी लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, तो ये
ये लगातार 9वीं बार है जब 8 अगस्त 2024 को ये रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। अच्छा, आरबीआई के बारे में ये तमाम बातें, जैसे कि स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, किस अधिनियम के अनुसार, तो 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। प्रारंभ में इसका जो हेडक्वार्टर था ये कोलकाता में था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अच्छा, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह से संबंधित आपके एनटीपीसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आरबीआई का जो लोगो है या फिर जो प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ताड़ का पेड़ और बाघ है इसमें, और यहीं से प्रश्न बना था। अच्छा, आरबीआई के मौजूदा गवर्नर, अच्छा ये बात तो अभी आप जान चुके हैं, जानते भी होंगे कि शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं उर्जित पटेल की जगह पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले प्रमुख सम्मान में अगर हम बात करें, प्रमुख पुरस्कारों में अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जहाँ से अभी हाल ही में एग्जाम में प्रश्न बना है 2023 वाले से, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोंडिनो को दिया गया, जिनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर 2022 की जानकारी है, जिसमें गीतांजलि श्री की हिंदी की रचना रेत की समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड को सम्मानित किया गया था। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद था ये डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। इसी तरह से 2024 वाला भी ध्यान रखिए, रिसेंटली सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है, जेनी एपेनबेक जो कि जर्मनी की, इनकी रचना कैरोस को, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया माइकल हाफमैन के द्वारा। ये 2022, 23 और 24 ये जरूर आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि टोक्यो जापान में आयोजित जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के डैश ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है या फिर जीता है। तो राइट आंसर है सुकांत कदम, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो विकल्प आपको दिख रहा है वो विकल्पों के आधार पर राइट आंसर है सुकांत कदम, अर्थात विकल्प नंबर सी। आपको जानकारी दे दूं कि जापान की राजधानी टोक्यो में 22 से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 का आयोजन किया गया। इस पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स में यानी कि मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस प्रतियोगिता में बात करें तो इस प्रतियोगिता या फिर इस टूर्नामेंट में भारत ने 24 पदक जीते हैं, जिनमें कि 6 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पदकों की संख्या ओवरऑल देखें तो 24 रही है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है इस प्रतियोगिता के संदर्भ में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस सीरीज के जितने भी स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं या फिर टेस्ट सीरीज, यहाँ पर ये तमाम बेनिफिट आपको दिख रहे हैं, ये सभी करंट अफेयर्स की तैयारी को आपके बेहतर बनाएगा। करंट अफेयर्स का ये डेडिकेटेड कोर्स है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी कि हम यहाँ पर आपको इसमें बेहतर बनाएं। जिस प्रकार से चीज़ें हम आपको देंगे उसे आप पढ़ेंगे तो 100% एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। आप लोग यहाँ पर इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी को बूस्ट मिलेगा, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएंगे एग्जाम में। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अब ये हमने बाइलिंगुअल कर दिया, ये हिंदी और अंग्रेजी में तमाम स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर अब मिलेंगे। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। अच्छा, बीपीएससी वाले कोर्स में शुभ दीपावली के अवसर पर एक ऑफर आप सभी के बीच आई है, और ऑफर का लाभ लेने के लिए बीपीएससी वाला कोर्स है। जो लोग टेस्ट सीरीज आदि ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए इसमें आपको ध्यान रखना, पुनः बतला दूं कि तमाम स्टडी मटेरियल जो खास करके आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, वो सभी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स होगा, बिहार जीके होगा, करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स इसी मिल जाएगा आपको, टेस्ट सीरीज होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, प्रीवियस पेपर होगा, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेगा। अच्छा, ऑफर जो है इसका लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर ये कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा DEEP70, जिसके बाद आप इसका लाभ ले पाएंगे। महज 199 रुपये में आप ये तमाम मटेरियल को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए 4 नवंबर 2024 तक ये वैध है, इससे पहले आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि किस देश को हराकर भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो राइट आंसर होगा भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए सुल्तान जौहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने
न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। अच्छा, कांस्य पदक भारत को मिला, लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड मिला ग्रेट ब्रिटेन को और सिल्वर मिला ऑस्ट्रेलिया को, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, सुल्तान जौहर कप की बात करें तो इस कप की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2011 में हुई थी, और इस वर्ष 2024 में जो आयोजित हुआ है ये 12वां सीजन है या फिर 12वां संस्करण है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे पिछला 11वें संस्करण की बात करें तो 2023 में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक मलेशिया के जौहर में ही ये आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। ये भी प्रतियोगिता यही मलेशिया में ही आयोजित हुई है। पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को हराकर भारत ने, आपको ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया था, और उसमें भारतीय कप्तान कौन थे? उत्तम सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले संस्करण में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन यहाँ पर गोल्ड मेडल जर्मनी ने और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। तो ये तो रही बात यहाँ पर 10वें संस्करण के बारे में, लेकिन 10वें नहीं बल्कि 11वें संस्करण के बारे में। लेकिन इसका जो पिछला संस्करण है 10वां संस्करण, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, अक्टूबर 2022 में मलेशिया में आयोजित सुल्तान जौहर कप या फिर सुल्तान हॉकी जौहर कप 2022 का जो खिताब था ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने नाम किया था, और यह भारत का तीसरा खिताब था। इससे पहले भारत ने 2013 और 2014 में यह खिताब हासिल किया था, यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये ध्यान है कि भारत इस खिताब को अब तक 3 बार जीता है, जबकि अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन ने, तो ये जो 2024 में इस खिताब को अपने नाम किया, इसके साथ ही ग्रेट ब्रिटेन इस खिताब को 4 बार अपने नाम कर चुकी है। ये बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। चलिए, 7वां प्रश्न है कि फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड डायर ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम है सोनम कपूर, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बस ये प्रश्न और आंसर है, यहाँ पर कोई डिटेल जानकारी हम नहीं देने जा रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में कजान रशिया में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शोहराई पेंटिंग कला उपहार में दी है। बताएं कि, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया है, बताएं कि सोहराई पेंटिंग का संबंध मूल रूप से किस भारतीय राज्य से है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, सोहराई पेंटिंग का संबंध जो है ये झारखंड से है, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बतला दूं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि रशिया की मेजबानी में ही 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये कजान शहर में 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक किया गया, और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी भाग लिए थे, और इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार स्वरूप भेंट की है, जो आप यहाँ पर छवि में देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है सोहराई पेंटिंग को लेकर, जो अभी हम पूछ रहे थे ये किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड। देखिए, दरअसल सोहराई पेंटिंग झारखंड की स्वदेशी कलात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है, और खास बात यहाँ पर यह है कि इसे ओडीपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में मान्यता भी प्राप्त है, और इसी पेंटिंग से या फिर इसी पेंटिंग कला से अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मतलब खास करके उपहार स्वरूप इसे भेंट किया है। अच्छा, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर बहुत सारी बातें तो हमने ऑलरेडी आपको बतला ही दिया है, ध्यान रखिएगा। कुछ अतिरिक्त जानकारी और भी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। दरअसल ब्रिक्स की बात करें तो ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। लेकिन इस बार 2024 में 4 नए देश इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें कि ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई शामिल है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें अर्जेंटीना को भी शामिल करने को लेकर निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार किया है। तो ये 2 अपडेट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। अच्छा, संयुक्त रूप से ब्रिक्स देशों का जो क्षेत्रफल है विश्व के लगभग 30% भूभाग और वैश्विक जनसंख्या का ये 45% को कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में G20 को लेकर इस तरह का प्रश्न बना था, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्रिक्स देशों की पहली जो बैठक थी, पहली जो शिखर सम्मेलन थी 2009 में येकाटेरिनबर्ग रशिया में ही आयोजित हुआ था, और जब ये आयोजित हुआ था आपको ध्यान रखना उससे मतलब उस समय दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था, इसलिए इसे ब्रिक कहा जाता था। बाद में दक्षिण अफ्रीका जब इसमें शामिल हुआ, यानी कि जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तो एस इसमें बाद में जोड़ा गया, इसके साथ ही ये हो गया ब्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर इस बार जो हम बात करें 16वें संस्करण की, इसकी मेजबानी रशिया द्वारा किया गया है। ऐसे में एक प्रश्न बन सकता है कि भारत अब तक कितनी बार इसकी मेजबानी किया है, तो कुल मिला के 3 बार।
चौथा, 8वां और 13वां शिखर सम्मेलन का, जो कि क्रमशः दिल्ली, गोवा और दिल्ली में इस तिथि को आयोजित हुआ था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत ने किस देश को धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है? तो राइट आंसर है पड़ोसी देश श्रीलंका को। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत ने पड़ोसी देशों में अपनी ऊर्जा साझेदारी को जारी रखते हुए श्रीलंका को धार्मिक स्थलों को सोलर रूफटॉप और सौर प्रणाली सौंपी है। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, श्रीलंका का जो धार्मिक स्थल है इसके लिए ये सोलर रूफटॉप सिस्टम अभी सौंपा गया है। अच्छा, यहाँ पर समझना यह है कि दरअसल 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित एक समारोह में भारतीय उच्चायुक्त, सिलोन विद्युत बोर्ड और साथ साथ श्रीलंका सतत ऊर्जा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने कोलंबो में या फिर कोलंबो के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों को सौर पैनल और अन्य सामग्री सौंपी है। तो इसकी शुरुआत यहाँ पर ये 4 पर्यटन स्थलों या फिर 4 धार्मिक स्थलों से हुई है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत जो है सौर ऊर्जा की तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें पहल कर रही, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर सजग है और इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी स्थापना किया गया, जो कि भारत सरकार का ही एक पहल है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी तो हम देते ही रहते हैं आपको, जब चीज़ें अपडेट आती हैं तो वो हम आपको बताते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि भारत 2070 तक नेट जीरो यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत नवीनीकरणीय ऊर्जा और इसमें भी विशेष रूप से जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र है इसमें महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और इसी दिशा में ये सारी चीज़ें भारत सरकार की तरफ से संचालित हो रही है। मौजूदा समय की बात करें तो अप्रैल 2024 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता जो है ये 82 गीगावाट को पार कर चुकी है। ये अप्रैल 2024 की आधिकारिक रिपोर्ट है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिससे यह सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में एशिया में तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, भारत के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, तो एशिया में है तीसरा जबकि विश्व में है चौथा। एक बात और यहाँ पर समझिएगा, अगर हम राज्यों की बात करें तो राजस्थान जो है ये भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जिसकी सौर ऊर्जा क्षमता 17.8 गीगावाट है। इसके बाद यानी कि राजस्थान के बाद जो अन्य राज्य आते हैं उनमें गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु का नाम आता है। बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार का जो नामो निशान दूर दूर तक नहीं है, इसमें सबसे अंतिम राज्यों में इसका मतलब बिहार का नाम आता है इस मामले में, सौर ऊर्जा के मामले में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 10वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि केरल हाई कोर्ट ने स्तनपान कराने वाली मां का अधिकार और स्तनपान करने वाले बच्चों का अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार बताया है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई, केरल हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को अपने एक फैसले में सुनाया कि स्तनपान कराने का मां का अधिकार और स्तनपान करने वाले बच्चे का जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये जो अधिकार है ये जीवन का अधिकार है या फिर जीवन के अधिकार के पहलू हैं। दरअसल यहाँ पर ये सुनवाई जो भी एक केस चल रहे थे, यहाँ पर इसको समझिएगा। दरअसल अदालत के या फिर अदालत ने बाल कल्याण समिति की उस आदेश को रद्द किया था जिसमें एक बच्चे की जो कस्टडी है उनके पिता को सौंपी गई थी या फिर बच्चे की जो जिम्मेदारी है जो वो उनके पिता को सौंपी गए थे। तो इसी मामले की सुनवाई में बच्चा छोटा था और इसी की सुनवाई में इस तरह का खास करके फैसला सुनाया गया और ये फैसला न्यायमूर्ति वीजी अरुण की अध्यक्षता वाली अदालत ने सुनाया है। ये चीज ध्यान आप लोग यहाँ पर रखिएगा, मामला यही था जिसको लेकर इस तरह का फैसला सुनाया गया केरल हाईकोर्ट की तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि हालिया जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को 176वां स्थान मिला है। अंतिम राज्यों में भारत है, अंतिम से अगर देखें तो अंतिम 5वां राज्य भारत है। यहाँ पर आपको बता दूं कि वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को 45.5 यानी कि 100 में से 45.5 अंक मिला है, जो कि अत्यंत खराब स्कोर के साथ 176वें स्थान पर भारत को रखा गया है। किसमें? तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में 24 अक्टूबर 2024 को ये जारी हुआ है, जो कि आपको ध्यान रखना है। 180 देशों की रैंकिंग में भारत को जो स्थान मिला है वो 176वां स्थान है और भारत को जो स्थान मिला है किरीबाती जो कि 180वें स्थान पर है, फिर तुर्की 179, इराक 178 और माइक्रोनेशिया जो कि 177 और इसके बाद जो मतलब अंतिम राज्यों से गिनती हम कर रहे हैं तो इसमें 176वें पर है भारत। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत एक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये जो सूचकांक जारी हुआ है ये इसका पहला संस्करण है,
पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया। सूचकांक में अगर हम देखें तो शीर्ष देश रहा लग्जमबर्ग 70.8 अंक के साथ, फिर एस्टोनिया और फिर डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा। और जैसा कि हम आपको बतला रहे थे, ये इसका पहला संस्करण है, तो जरूर ये बातों को ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न है कि एआई मॉडल हनुमान एआई द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला बहुभाषी व बहु मॉडल फाउंडेशनल एआई मॉडल का नाम क्या है? तो इस मॉडल का नाम है एवरेस्ट 1.0। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन जो जानकारी हम आपको दे रहे थे टेस्ट सीरीज को लेकर, बीपीएससी वाले कोर्स को आप लोग जाके परचेज कीजिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन से। ये कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा दीप70, महज 199 रुपये में तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि को आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, जो लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिए। आप लोगों ने ही बोला था कि सर इंस्टाग्राम आईडी बनाइए, तो हमने बना दिया। आप लोग फॉलो कीजिए, कम से कम 100 का आंकड़ा तो जरूर पार कराइए। चलिए, यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 4 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तमाम बातें आपको ऑलरेडी बतलाई जा चुकी है। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।